नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मिशन यूपी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कई चुनावी कार्यक्रमों में होंगी शामिल। प्रतिज्ञा यात्रा की बनी रूपरेखा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश। लखनऊ में निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कार्यक्रम में शिरकत। 75,000 महिलाओं को उद्यमिता की प्रशिक्षण किट का किया गया वितरण। बाराबंकी में हुआ 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, मुख्यमंत्री योगी ने दी 148 करोड़ 85 लाख रुपए के कार्यों की सौगात। योजनाओं के लाभार्थियों को की स्वीकृति पत्र वितरित। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में रफ्तार का कहर, चौरहिया गांव के पास अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बस्ती के सिंघी गांव में नाबालिग जोड़े के खिलाफ पंचायत का तुगलकी फरमान, दोनों के चेहरे पर कालिख पोतकर निकाला जुलूस। वीडियो वायरल होने पर 13 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। चलिए अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मिशन यूपी पर इन दिनों हैं, जिन्होंने चुनावी रणनीति और अभियानों में चल रही बैठकों में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिज्ञा यात्रा के तहत होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा हुई। साथ ही प्रतिज्ञा यात्रा के रूट और जोनवार यात्रा पर मंथन किया गया। आपको बता दें कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जोनवार प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी, जिसमें आगामी विधानसभा की चुनावी तैयारियों पर बनी रणनीति पर जिम्मेदारी तय की गई है। तो वहीं आज मेरठ में रैली कर कृषि कानूनों के खिलाफ कैंपेन की शुरुआत वो करेंगी। बाराबंकी में आज 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 148 करोड़ 85 लाख रुपए के कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया गया। साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। विधानसभा में उपस्थित बाराबंकी जनपद से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर विकास की लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने के साथ ही यहां पर प्रदेश के अंदर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बिस्किट और बेकरी निर्माण की एक इकाई का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है, जिसकी लागत 340 करोड़ रुपए है। मैं इसके लिए बाराबंकी जनपद से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों को विकास की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन योजनाओं के माध्यम से ही हमारे जीवन में व्यापक बदलाव और आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। यह विकास ही हमारे जीवन को सुख और समृद्ध में बनाने में सहायक होगा। और इसीलिए आज यहां पर केवल 3 विधानसभा क्षेत्रों के विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हम लोग आए हैं। वैसे भी बाराबंकी देवादिदेव महादेव की पावन धरती महादेवा के इस धरती पर मैं विकास की परियोजनाओं के साथ साथ पर्यटन विकास की इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,
बाराबंकी हमारे लिए दो दृष्टि अन्य महत्वपूर्ण है। एक, बाराबंकी के बाद माना जाता है कि राम राज्य की धरती प्रारंभ बाराबंकी से प्रारंभ हो जाती है। ये राम राज्य का द्वार है। और दूसरा, बाराबंकी के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से यहां की कृषि को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर को 577 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। केडीए और नगर निगम ने शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यों की लिस्ट फाइनल कर दी है। पीडब्ल्यूडी, आवास विकास समेत अन्य विभाग अपनी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। केडीए 438 करोड़ रुपए से तैयार सिग्नेचर सिटी के 2 और 3 बीएचके की बिल्डिंग समेत कुल 531 करोड़ 51 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण कराएगा। तो वहीं नगर निगम के कुल 45 करोड़ 94 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा, जिसमें लोकार्पण के लिए 11 काम 4 करोड़ 58 लाख रुपए के हैं। इसके अलावा 35 काम शिलान्यास के हैं, जिनकी कुल कीमत 41 करोड़ 36 लाख रुपए है। इसके अलावा दूसरे विभाग भी अपने अपने विभागों की योजनाओं की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। यूपी के चंदौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। भाजपा जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में घेराव किया। पुलिस थाने पर धरना दिया गया। सैयद राजा के भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विशाल मधेसिया ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पीड़ित विशाल ने पुलिस के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जहां एसआई समेत 5 पुलिसकर्मियों पर धारा 323 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया है जी। और 307 और 307 और 323 के अंतर्गत उनके ऊपर मुकदमा 5 लोगों पर दर्ज कर लिया गया है जी। और पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई कर रही है। बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के सिंघी गांव में नाबालिग दलित प्रेमी जोड़े को गांव की पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया। उन्हें प्यार करने की सजा के तौर पर उनके चेहरे पर कालिख पोतकर चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। वीडियो वायरल होने पर मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद नाबालिग लड़के की मां ने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर पर पुलिस ने गांव के 13 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस घटना को देखा और लड़का और लड़की दोनों को कालिख पोतकर और उनके गले में जूते और चप्पलों की माला डाल के और गांव से बाहर सड़क के किनारे घुमाया। घटना का संज्ञान होते ही वादिनी की तहरीर पर थाना गौर में 13 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की ओर से काले झंडे दिखाए जाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बयानबाजी की, कहा कि किसान सुधर जाए नहीं तो उन्हें लखीमपुर जिला छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसे में मंत्री का ये बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री के बयान को लेकर कई किसान नेताओं ने इस पर पलटवार किया है। मंत्री के इसी बयान को लेकर एक युवक ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी दी, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में तहरीर देकर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सांसद जी ने एक वीडियो वायरल किया था कि जिसके अंतर्गत कहा गया था कि हम पलिया से छोड़ो, लखीमपुर से हम आपको उत्तर प्रदेश से निकाल देंगे, जो लोग ये बीजेपी के कानूनों का विरोध करते हैं। इसलिए मुझे उसमें थोड़ी सी आपत्ति थी और मैंने उनके इसके ऊपर टिप्पणी कर दी, जिसका कमेंट मैंने कर दिया। और कमेंट को जो उनको लोगों को जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया
एक अपने हैं योगेश दीक्षित हैं निगासन के पत्रकार, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पर्सनल आके मिलते हैं तब तो आपका कुछ नहीं होगा और वरना आपका मुकदमा लिखा दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत मैं शाम को जब आया तो मेरे आने से पहले कम से कम 15-20 नेता जो हैं वो थाने के अंदर बैठे हुए थे। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त एक प्रयागराज से सामने आ रही है। महंत नरेंद्र गिरी के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से एक दिन पहले मठ में बड़ी रकम आई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से वाघंबरी मठ में बड़ी रकम पहुंची थी और बड़ी रकम लाने वाले शख्स ने महंत से गेस्ट हाउस के कक्ष में मुलाकात की थी। बता दें कि मठ में बड़ी रकम लाने वाले के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और सभी पहलुओं की जांच पड़ताल जारी है। तो सीबीआई में है ये मामला। अब नरेंद्र गिरी की मौत के बाद में जो संदिग्ध मौत, जिसे आत्महत्या या फिर हत्या, दोनों पहलुओं पर जांच सीबीआई की टीम अब कर रही है। उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। अधिक अपडेट के साथ में यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरीश, देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई के हाथ में जांच है। कहा जा रहा है कि मौत के ठीक एक दिन पहले मठ में बड़ी रकम आई थी। फिलहाल क्या इस घटना के तार उनकी संदिग्ध मौत से जुड़ सकते हैं? क्या अपडेट इस पर? जैसे ये दूसरा बड़ा तार जुड़ा है। पहला बड़ा तार ये जुड़ा था कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद एक वीडियो सामने आता। उस वीडियो में एक मिठाई का डब्बा था। उस मिठाई के डब्बे में बाबा स्वीट्स अलवर लिखा है। अलवर मतलब राजस्थान से जी। तो सीबीआई सबसे पहले इस बात को खंगाल रही है कि अलवर से कौन व्यक्ति आया था जो कि महंत नरेंद्र गिरी से मिलके गया था। ये गुत्थी उसी दिन से है जिस दिन से ये वीडियो सीबीआई के हाथ लगा है जी। दूसरा, अब ये एक जानकारी हासिल हुई है कि मठ में एक दिन पहले कोई व्यक्ति आया था और हरिद्वार से आया था बड़ी रकम लेकर। क्योंकि हरिद्वार से ही हत्या के पेज भी जुड़ रहे हैं। 18 ऐसे नंबर पाए गए थे। सीबीआई ने ऐसे 18 नंबर जांच में पाया है जो कि हरिद्वार से लगातार कांटेक्ट में थे महंत नरेंद्र गिरी के। और सुसाइड नोट में भी इस बात का जिक्र है कि आनंद गिरी ने हरिद्वार में किसी से कॉल करा है। लेकिन आनंद गिरी ने अगर किसी से कॉल करा है तो मिलने कौन व्यक्ति हरिद्वार से आया है जी। जैसा कि बार बार आनंद गिरी कह भी रहे हैं। तीसरी एक जो बात है वो एक ये कि सीबीआई की जो 5वें दिन की जांच थी उसमें भी आरोपियों से सीबीआई ने पूछताछ की थी। आनंद गिरी, आगा तिवारी, संदीप तिवारी से पूछताछ की थी। लेकिन इन तीनों से पूछताछ में सीबीआई को कई अहम सुराग लगे थे, जिसमें कथित जो वीडियो है, कथित वीडियो, उसमें भी कुछ क्लू मिला है सीबीआई को, जिनमें एक ये बाबा स्वीट अलवर का नाम है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मौत के बाद से निकल के आ रही है कि अगर रकम आई, क्योंकि लेटे हनुमान जी से भी जो पैसा आता था रोज चढ़ावे के रूप में, वो भी मठ में ही पहले जाता था जी। तो ये सारा जो एक पैसे का खेल है, ये पैसे का जरूर सीबीआई इस बात को जानना चाहेगी कि ये पैसे कहाँ जाते थे। ये मंदिर का पैसा और मठ का पैसा कहाँ जाता था और किन व्यक्तियों को इसकी जानकारी थी। तो इस बात के लिए, जैसा कि कई बार आनंद गिरी ने भी बोला कि मेरे ऊपर जांच है, बहुत जरूरी चीज है, लेकिन विल में भी, जैसा कि मैं पहले ही बता दूं कि गुरुजी ने विल पहले ही मेरे नाम कर रखी है, तो ऐसी चीजों की कोई बात। और दूसरी चीज ये कि आनंद गिरी का सारा जितना भी एक मठ से प्रेम था वो कुछ कम हुआ था, क्योंकि जब से वो हरिद्वार में अपना आश्रम बनवाने लगे थे उनका लगाव कुछ कम हुआ था मठ से। और जब से मई में विवाद हुआ था आनंद गिरी का महंत नरेंद्र गिरी से, उसके बाद आनंद गिरी को भी पता है कि मठ में कुछ भी गलत होगा या महंत नरेंद्र गिरी के साथ कुछ भी गलत होगा तो उसमें सबसे पहला नाम उन्हीं का आना है। तो इसको भी सीबीआई एंगल को भी देख रही है कि बाहरी व्यक्ति और जिन व्यक्तियों को मठ के बारे में अधिक जानकारी है उनसे सबसे पहले पूछताछ में जो हासिल हुआ है वो यही तार है। तो दो व्यक्ति, हरिद्वार से कौन आया था और अलवर से कौन व्यक्ति आया था, इस पर जांच अभी जारी है। जैसी अमरीश, उसके अलावा एक जो सेवादार बताया जा रहा है जिन्होंने फंदे से उनके शव को नीचे उतारा था, वो भी शुरुआती जो दिन थे उनमें जांच के दायरे में था। शक किसी उस पर भी थी, क्योंकि एक वीडियो तभी भी वायरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि मरने से कुछ ही देर पहले का वीडियो है जिसमें पंखा पहले चलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो सेवादार था उससे पूछताछ सीबीआई की गई। उस पहलू पर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है सेवादार से जुड़े हुए? जैसी पहले दिन जिस दिन सीबीआई ने एसआईटी जांच जो गठित हुई थी पुलिस के तमाम अधिकारियों से एफआईआर के कागज लेने के बाद जब सेवादार आश्रम में पहुंची सीबीआई की टीम और सेवादारों से जब बात की
तो जितने भी मठ के शिष्य थे और जैसा कि आपने भी बोला कि सेवादार मतलब सर्वेश और बबलू, जब उससे ये पूछा गया कि जब आपने महंत नरेंद्र गिरी का शव को पंखे से लटकते देखा तो सबसे पहले कौन व्यक्ति था जिसने शव को अपने हाथ से लिया? तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोल सके कि पहले मैंने सबसे पहले शव को हाथ से उतारा। सबका एक ही सुर में सब यही बोल रहे हैं कि हमने काटा था, ये याद नहीं कि पंखा चल रहा था। अगर किसी का शरीर लटक रहा है पंखे से तो ये जाहिर तौर पर बात है कि पंखा उस वक्त बंद होगा। और दूसरी चीज, वीडियो में पंखा चलता मिला है तो कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि पंखा किसने चलाया। सबने कहा कि पंखा किसी से बटन दब गया होगा। तो ये कुछ ऐसे संशय वाले सवाल हैं कि जिस पर गुत्थी उलझी हुई है कि पंखा आखिर चल कैसे रहा है। रस्सी तीन टुकड़े में, क्योंकि अगर किसी का शव लटका है, अगर रस्सी आप खोल के नहीं भी निकाल रहे हो तो आप बीच से काटोगे, रस्सी 3 हिस्से में क्यों है? और पोस्टमार्टम जो पहली रिपोर्ट आई उसमें भी यह है कि दम घुटने से मौत है। और संत समाज ने भी इस घटना पर सवाल उठाया है कि अगर उन्होंने फांसी लगाई तो उनकी आंखें क्यों नहीं निकली या जबान क्यों नहीं बाहर आई है? तो ये कुछ ऐसे सवाल है जिसको जरूर सीबीआई सबसे पहले सुलझाने की कोशिश करेगी। मठ के शिष्यों से लेकर जितने भी मंदिर के और काम करने वाले लोग हैं और जितने भी तमाम लोग जो उस मठ से जुड़े हुए हैं सभी से सीबीआई ने पूछताछ की। और अभी जो नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ करेगी, क्योंकि आरोपियों का तय बात है कि 2 से 3 दिन के अंदर आनंद गिरी, आधा तिवारी, संदीप तिवारी के अलावा भी 2-4 नाम ऐसे जुड़ सकते हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा आरोपियों पर जो संगीन धाराएं हैं वो बढ़ाई भी जा सकती हैं तमाम आरोपियों के ऊपर। बिल्कुल। चलिए अमरीश, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण किट वितरित किए। इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में कुल 75,000 महिलाओं को उद्यमिता की प्रशिक्षण किट का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी एक जनपद एक उत्पाद योजना का विशेष डाक टिकट और लिफाफे का भी विमोचन करने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 दिन तक इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें बैंक व केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उद्यम शुरू करवाकर स्वावलंबी बनवाया जाएगा। खबर अब यूपी के सुल्तानपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के सौली विधायक अबरार अहमद का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का वोट हमें नहीं चाहिए, तो वहीं दोनों जाति के लोगों को विधायक ने चोर शब्द से अपमानित किया। आपको बता दें कि सपा नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ टिप्पणी करने वाले विधायक अबरार अहमद के बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के लोगों का सम्मान नहीं करने की बात कही, तो वही अब उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कमजोर में कर जिसका कोई सम्मान नहीं होगा, जनता जानती नहीं है, अब जहाँ निकली वही 5 जूता पड़ी है, क्या फायदा होता है? ट्यूबवेल दिया, बिजली के खंभे तमाम लगाए, समझा? किसी गाँव पता कर, कोई एक गाँव कहते हमारे यहाँ नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं नेताजी कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको राजनीति से हट लेना चाहिए। अगर लड़का नालायक होता है तो ओके बात बनी जाती, नालायक हमारे पास और लायक लोग हैं, उनके प्रपोज करेंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर में बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जिले में बाइक गैंग सक्रिय हो गया है, जहां स्वर्ण व्यवसायी के पुत्र पर नुकीले हथियार से हमला किया। गाड़ी के शीशे तोड़कर हमलावरों ने व्यवसायी के पुत्र पर हमला किया। बता दें कि हफ्ते भर पहले भी बाइक गैंग ने दवा व्यवसायी से चेन स्नेचिंग की वारदात की थी। फिलहाल बदमाशों के खिलाफ परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीनियर आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफराकुद्दीन पर धर्म परिवर्तन मामले में संगीन आरोप लगे हैं। मलिन बस्ती निवासी निर्मल बाबा ने बताया कि लोगों को धर्म परिवर्तन और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मोहम्मद इफराकुद्दीन अपनी लिखी किताबें आमजन को देते थे। निर्मल बाबा ने आरोप लगाया कि कानपुर के कमिश्नर रहने के दौरान मोहम्मद इफराकुद्दीन ने मेट्रो के डीपीआर में गलत तरीके से लोगों की जमीन शामिल करवा दी, तो वहीं इसके बाद तत्कालीन कमिश्नर ने कुछ लोगों को मौके पर पहुंचकर उन्हीं की लिखी एक किताब दी और इस्लाम धर्म अपनाकर जमीन वापस लेने का लालच दिया। इधर सीनियर आईएएस का धर्मांतरण को लेकर वीडियो सामने आने के बाद अब इसमें नया मोड़ आ गया है। दरअसल किताब में इस्लाम धर्म से जुड़ी कई बातें बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसके माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की पाठशाला वो चलाते थे। इधर सीनियर आईएएस के वायरल वीडियो के बाद अब एडीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा इसकी जांच करेंगे। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने वायरल वीडियो की जांच एडीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा को दी है। जांच में इस बात पर फोकस रहेगा कि क्या वीडियो में कोई अपराध प्रदर्शित हो रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।